गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए रिटेल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया में रिटेल सेक्टर की बात करें तो इंडियन रिटेल सेक्टर हाईली वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मीन्स बहुमुखी, बहुत गुणों वाला। मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी के जो रिटेल सेक्टर हैं वो हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड तो है ही। ऑर्गेनाइज्ड में भी कई कैटेगरीज़ हैं, है ना, और अनऑर्गेनाइज्ड में भी। और बहुत सारे इट हैज़ वेरी प्रोमिनेंट फीचर्स, बहुत विशेषताएं हैं विच अकाउंट फॉर इट्स प्रेजेंट स्टेट इन इंडिया। इंडिया में जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है उसकी बहुत प्रोमिनेंट जो है वो फीचर्स हैं। देखिए अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या फीचर्स हैं ऐसे। सबसे पहला है एमरजेंस ऑफ डिफरेंट मॉडर्न फॉर्मेट्स इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट हैं, एक ही तरह के नहीं हैं सारे रिटेल स्टोर, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। और ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट्स भी हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं जो रिटेल सेक्टर का काम कर रही है, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन डिपो जिसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट एम्पोरियम्स भी हैं, है ना। इसी तरह से जोग्राफिकल बेस्ड मार्केट भी है जिसमें इन स्टोर एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग भी होती है। और रूरल सेक्टर में भी रिटेल सेक्टर है जैसे हाट एंड मेला। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जो है वो रिटेल स्टोर हैं। तो वीकेंड से जैसे बताया था बहुमुखी है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के हैं, है ना, डिफरेंट वैरायटी है रिटेल सेक्टर में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है चैलेंजेस फॉर रिटेल सेक्टर इन प्रेजेंट स्टेट, कि जो रिटेलिंग है कि ऐसी इंडस्ट्री है जो लंबे टाइम से चल रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें फ्यूचर में भी ध्यान रखने पड़ते हैं, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसकी जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड ग्रोथ वो तभी अचीव की जा सकती है जब हम इन चैलेंजेस का सामना करें, या जो भी हर्डल्स आती हैं इसकी ग्रोथ में, इसके एक्सपेंशन में, उन हर्डल्स को दूर करें। तो वो देखिए वो हर्डल्स या वो जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहला, नो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कि अभी तक जो रिटेल सेक्टर है उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया है फॉर रिटेल कंपनीज, तो दैट शुड बी होना चाहिए। मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है, कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए या ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल स्टोर हैं उनके लिए टैक्स स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रिक्ट है, अनऑर्गेनाइज के लिए उतना नहीं है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। और देयर आर सर्टेन लॉज दैट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स नीड टू फॉलो। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स को ही फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि जनरल है नेचर में। तो स्टोर्स की एस्टेब्लिशमेंट को लेकर या जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं स्टोर्स की, उसके लिए टैक्सेशन सिस्टम तो है, उसके अलावा अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो उनके लिए एक चैलेंज है। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो रिटेल सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स हैं उसका सेटअप करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वो उनको इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक बिग प्रॉब्लम है इन द ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर। इसी तरह से हाई कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट, कि अगर वो रियल एस्टेट को परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी इज़ वेरी कॉस्टली इन इंडिया, है ना, जिसकी वजह से अगर वो अपना रिटेल स्टोर लगाना भी चाहते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से उनको रेंट पर लेना पड़ता है और बहुत बड़ा अमाउंट रेंट की फॉर्म में उनको पे करना पड़ता है। उसके बाद देखिए डिसिमिलैरिटी इन कंज्यूमर ग्रुप, कि कंज्यूमर भी अलग अलग तरीके के हैं, है ना, कि अगर इंडिया की बात करें तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स हैं, तो उनमें डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, देयर कास्ट एंड देयर रिलीजन। उसकी वजह से उनकी नीड्स को समझना, मतलब कस्टमर्स की नीड्स को समझना मुश्किल है, और हर एक की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर, कि जो मैन पावर है वो स्किल्ड मिलना और ट्रेंड मिलना वो भी अपने आप में एक बिग चैलेंज है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं वो अनट्रेंड होते हैं, और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो जनरली वो ज़्यादा जो है वो सैलरी के लिए जो है उस रिटेल स्टोर को छोड़कर चले जाते हैं। तो शॉर्टेज है ट्रेंड मैन पावर की, जो एक बिग चैलेंज है इनकी ग्रोथ के लिए। रीजनल रिस्ट्रिक्शन, कि कुछ रीजन्स ऐसी हैं जहाँ पर रेगुलेशंस ज़्यादा लगा दिए जाते हैं टू रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सपेंशन, है ना। तो कुछ स्टेट ऐसी हैं, जैसे देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट, उन्होंने एक सरचार्ज लगाया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के ऊपर, जबकि जो अनऑर्गेनाइज हैं उनके ऊपर नहीं है। और इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो मॉल डेवलपर्स हैं
उनके लिए मतलब ये कंपल्शन कर रखी है कि वो रिज़र्व करेंगे स्पेस को अनऑर्गेनाइज्ड के लिए, उसके बाद वो अपना मॉल एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से भी जो रिटेल सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू लोकल बॉडीज़, कि अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई ग्लोबल रिटेलर, तो उसके लिए उसको लोकल बॉडीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो उनके लिए कोई सिंगल विंडो नहीं है क्लियरेंस के लिए, बहुत सारी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको कि पूरा करना होता है। बहुत सारी एजेंसीज़ के पास जाना पड़ता है, डिफरेंट एजेंसीज़ के पास, तो जिसमें उनको बहुत लंबा टाइम लगता है। तो विच इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिटेल स्टोर। नेक्स्ट देखिए, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल। जैसे एट प्रेजेंट इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी परमिशन है 51% इन सिंगल ब्रांड रिटेल, है ना। और इसी तरह से कैश एंड कैरी स्टोर्स हैं। कैश एंड कैरी स्टोर्स वो होते हैं जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये जनरली जो सप्लाई करते हैं गुड्स की वो होल सेलर्स को करते हैं, है ना। मतलब होल सेलर्स को करते हैं या जो रिटेलर्स हैं उनको करते हैं, रिटेलर्स एंड बिजनेस को, बट नॉट टू इंडिविजुअल बायर्स। कि कस्टमर्स अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से कस्टमर परचेज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आप 100% इन्वेस्टमेंट इंडिया अलाउ करता है। तो ये भी एक हर्डल है कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगल ब्रांड में अगर आपको करनी है तो वहाँ पर आपको 100% इन्वेस्टमेंट की जो है परमिशन नहीं मिलती। उसके बाद देखिए, ये तो था कुछ चैलेंजेस, कुछ हर्डल्स जो रिटेल सेक्टर के सामने आ रही हैं। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिटेलिंग का क्या फ्यूचर है, तो ऑब्वियसली रिटेलिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है ना, क्योंकि अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है रिटेलिंग की। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड की, अनऑर्गेनाइज्ड तो है, ऑर्गेनाइज्ड की जो है वो अभी ग्रोथ होनी बाकी है। तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, टाई अप्स हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हैं जो कि किए जा रहे हैं जिससे कि इनका ग्रोथ हो सकता है। तो बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं जो इंडिया में एंट्री लेना चाह रहे हैं और इंडियन रिटेलर्स बनना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2020 का डाटा गिवन है, आप इसको जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं, न्यू बुक्स में होगा कि 2021 या उसके बाद का डाटा आपको दिया होगा। फर्स्ट वन इसने बताया एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन टोटली रिटेल मार्केट। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन्होंने बताई है 25% की, कि CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि 25% तक होने की उम्मीद है ना। क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं, इंक्रीजिंग वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल की जो इनकम है उसके बढ़ने के चांसेस हैं, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और रैपिड ग्रोथ होगा किसका, रिटेल स्ट्रक्चर का। रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब इनको मिलेगा और कंस्ट्रक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसकी उम्मीद है। सेकेंड इसमें बताया एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ब्रांड कॉन्शियसनेस, कि जो लोगों की कॉन्शियसनेस है वो ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। जो इंडिया में 30 ईयर से कम की एज वाले लोग हैं वो 60% है। 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 30। तो ये माना जाता है कि जो 30 की एज के हैं, जो यंग हैं, उनके लिए वो अवेयर होंगे अबाउट द परचेजिंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सपेक्टेड चेंज इन रिटेल एनवायरनमेंट, कि रिटेल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था फूड एंड बेवरेज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका रोल ज़्यादा था, तो वो धीरे धीरे चेंज होने वाला है, वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जा रहा है। कि अब ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू मॉल मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रियल इस्टेट, कि उनको प्रॉपर्टी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलने लगा है, जिसकी वजह से नए नए मॉल लगाए जा रहे हैं और वी कैन से कि इनका डेवलपमेंट हो रहा है, इनके ग्रोथ के चांसेस हैं। इसी तरीके से जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो न्यू एनवायरनमेंट में शॉपिंग करने की है, कि एयर कंडीशनल शॉपिंग मॉल में वो जाकर जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी जो है वो ग्रोथ के चांसेस हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसने दिया है एक्सपेक्टेड एंट्री ऑफ इंडियन बिजनेस हाउसेज इन रिटेल, कि कौन कौन से बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने रिटेल में अभी अभी एंटर किया है करंटली। तो शॉपर स्टॉप एक ऐसा जो है वो सुपर मार्केट है जिसने अभी प्लान किया है ओपन करने का। पेंटालून रिटेल इंडिया लिमिटेड, ये आपने सुना भी होगा, ये भी प्लान कर रहा है कि बिग बाज़ार और बहुत सारे शॉपिंग मॉल लगाए जाएंगे। टाइमेक्स इंडिया विल एक्सपेंड थ्रू न्यू स्टोर्स इन वेरी न्यू फ्यूचर, कि टाइमेक्स इंडिया भी अपने जो है वो न्यू स्टोर लगाने की
जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड एंट्री ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स, तो ये देखो कुछ ग्लोबल प्लेयर्स के नाम दिए हुए हैं कि इनकी एंट्री होनी है और आई थिंक हो चुकी है। वॉलमार्ट है, शॉपराइट, मेट्रो है ना, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, कैरीफोर, आइकिया, बेस्ट बाय। तो ये बहुत सारे इन्होंने ग्लोबल प्लेयर्स बताए हैं जिनके कि इंडिया में स्टोर्स खुलने के चांसेस हैं। एंड एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इन रूरल मार्केट, रूरल मार्केट में ग्रोथ के चांसेस 50% हैं क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल स्टोर हैं वो कम हैं और वो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं 2012 तक, है ना, इसमें आप डाटा रिवाइज हो चुका होगा कि अगर इंडियन रूरल मार्केट में हम देखें तो ये जो स्टोर हैं वो 50% से भी ज़्यादा, है ना, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हो सकते हैं। तो एट लास्ट वी कैन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से या जो बाइंग बिहेवियर है उनका पैटर्न चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, या मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग, है ना, आर इवॉल्विंग, इनका डेवलपमेंट हो रहा है। न्यू पार्टनरशिप हो रही हैं, टाइप्स हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, है ना, कंसोलिडेशन हो रहा है डिफरेंट रिटेलर्स का, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड स्टोर हैं या मैनी इंटरनेशनल जो रिटेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इंडिया में इनकी ग्रोथ के चांसेस हैं। आप देखिए ये कुछ आपको दिया हुआ है कि रिटेल इंडस्ट्री इन प्रैक्टिस ग्रोथ, ये भी एक कंपनी का नाम दिया है इन्होंने। इनॉक्स लेजर लिमिटेड इन्वेस्टेड करोड्स इन सेटिंग अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री। तो इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है करोड्स में। वॉलमार्ट ने भी अपना कैश एंड कैरी जॉइंट वेंचर विद भारती एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया है। इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड डोल्स एंड गबाना ऑपरेटेड 51:49, 51 शेयर इनका है और 49 गबाना का है। तो इन्होंने भी सिंगल ब्रांड रिटेलिंग वेंचर विद रियल इस्टेट मेजर DLF उसके साथ इन्होंने खोला है। तो ये कुछ इन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया, और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।